नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच और हमारा ये नया कार्यक्रम आपको पिछली बार याद होगा जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे, तब उसको लेकर हमने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया था जिसका नाम था द पॉलिटिकल अड्डा। द पॉलिटिकल अड्डा एक ऐसा मंच है, एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम आपको उस विधानसभा का, उस जहां पर भी चुनाव होते हैं उसका पूरा गणित आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस बोर्ड के जरिए। तो आज हम जिस विधानसभा को कवर करने जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर जो सरगर्मियां हैं वो लगातार तेज होती हुई दिखाई देती है। दो गुट, जहां पर एक तरफ है एनडीए जिसे महायुति कहा जाता है और दूसरी तरफ दूसरा गुट है वो है महाविकास आघाड़ी, जो कि इंडिया गठबंधन के रूप में आप जब उसे पूरे भारत में देखते हैं तब वो इंडिया गठबंधन के रूप में देखा जाता है। इन गुटों में किसके पास कितनी सीटें हैं और कौन किस पर कितना ज्यादा भारी है, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब क्या समीकरण बैठता दिखाई देता है, इसको लेकर आज हम करेंगे चर्चा, जहां पर मेरे साथ होंगे हर रोज की तरह अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अनुराग, महाराष्ट्र का जो विधानसभा का गणित है वो किस तरह से है, कितनी सीटें हैं और इसमें किस तरह से आप लोगों को समझाएंगे कि ये गणित जो है वो आने वाली पार्टियों के लिए अब जो सरकार बनाएगा उसके लिए सरकार बनाना कितना मुश्किल है और कौन क्या सरकार में जो महायुति है वो दोबारा से वापसी कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको महाराष्ट्र की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियों ने समझना होगा, जिसमें से प्रमुख एक तो भारतीय जनता पार्टी है ही है, उसके बाद उसके अंदर कांग्रेस, शिवसेना, दोनों शिवसेना, एक यूबीटी और तीसरी शिंदे की सेना जो अब चुनाव आयोग के अनुरूप वो असली शिवसेना। उसके बाद अगर आप एनसीपी की बात कीजिए, एनसीपी के भी दो गुट बन चुके हैं, एक शरद चंद्र पवार की एनसीपी, शरद पवार की एक एनसीपी जो अजीत गुट की है, ओरिजिनल एनसीपी चुनाव, और एक तीसरी पार्टी इनके अलावा एक और पार्टी है जो है एमएनएस। एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी है, इसलिए उद्धव ठाकरे से इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आता तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ठाकरे फैक्टर इसके अंदर आ जाता है। आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर टोटल 288 सीट है, जबकि पिछली बार 19 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने और जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे जब एक थी शिवसेना तो दोनों ने चुनाव लड़ा था मिलकर, दोनों को बहुमत मिला। दोनों को बहुमत मिलने के बाद जब इनके आपसी मनमुटाव हो गया तो ये अलग हो गए। खैर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा फिर शिवसेना की जो दो फाड़ हुए, एनसीपी के दो फाड़ हुए, उसके बाद फिर वर्तमान में तीनों सत्ता में। अगर आज के सिनेरियो से 2024 के दौर से आप समझेंगे तो दो गुट बन चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के दो गुट बन चुके हैं, जिसमें से एक तरफ तो जो एमवीए है, महाविकास आघाड़ी, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है जी, और दूसरी तरफ जो महायुति है जो एनडीए का हिस्सा है जी। तो दोनों के तरफ दो दो पार्टियां हैं, इधर है कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार की है, और दूसरी है शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, यूबीटी बोलते हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। और इधर बात करेंगे तो इधर भारतीय जनता पार्टी, उधर अनुराग, इसको लेकर आपने कहा यहाँ पर ये उद्धव बाला साहब ठाकरे, लेकिन इसको लेकर भी लड़ाई है जहां पर शिंदे जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो ये दावा करते हैं कि हम ही वो कांग्रेस के साथ, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपना गठबंधन किया उसके बाद ये पार्टी अलग होती हुई दिखाई दी, दो फाड़ होती हुई दिखाई दी। तो एक ये सवाल एकनाथ शिंदे उठाते हैं कि हम ही वो है जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए, एक शब्द था ओरिजिनल, अपने आप को ओरिजिनल यानी कि असली साबित करने की सब लड़ाई थी जो लोकसभा चुनाव में साबित होगी। लोकसभा, अगर आप लोकसभा के रिजल्ट देखेंगे, अगर आप लोकसभा के रिजल्ट देखेंगे तो शिंदे की सेना को कितनी सीटें आई थी? 7 सीटें आई थी, एनसीपी अजीत पवार को 1 और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें आई थी। और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये अभी 24 के चुनाव के नतीजे हैं लोकसभा के। अगर आप इधर देखें, एमपी की तरफ कांग्रेस को 13 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें और शिवसेना उद्धव को 9 सीटें। और जिसका स्ट्राइक रेट शरद पवार सबसे ज्यादा रहा क्योंकि ये 10 सीटों पर लड़े और 8 जीतने में सफल हुए। ये लोकसभा चुनाव के नतीजे था। आपको अजीत पवार का हालिया बयान भी सुनने में आएगा जो कह रहे थे कि लोकसभा में तो आपने
शरद पवार यानी कि साहब को खुश कर दिया विधानसभा में मुझे प्रसन्न करना। तो उन्हें भी खुश, उन्होंने कहा कि मुझे आप खुश रखना, प्रसन्न करना। तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई असली नकली साबित हो चुके हैं लोकसभा चुनाव में कि असली शिवसेना, असली एनसीपी कौन है। अब बात है सत्ता में वापसी की। क्या, क्योंकि दोनों गठबंधन 2.5 साल सत्ता में रहे, तो दोनों के लिए ये तो विरोध में चले गए थे, और जो अब ये सरकार में, तो इनके लिए कि शिवसेना शिंदे के नाम पर चुनाव लड़कर या फिर भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी के नाम पर चुनाव लड़कर ये दोबारा सत्ता में आएंगे ना, ये इसमें वाला। आप देखिए, मैं फिर कहूंगा कि वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से जो एमवीए इंडिया अलायंस है उसको कहीं ना कहीं एज है। और आम कई पॉलिटिकल पार्टी, देखिए सबसे ज्यादा खेल होता है महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंट का। निर्दलीय भी बहुत अहमियत रखते हैं, काफी संख्या में महाराष्ट्र के अंदर जो निर्दलीय विधायक होते हैं वो जीत कर आते हैं। अगर आप देखिए कि जो छोटे छोटे दल हैं जिसमें एमएनएस है, उसके बाद इसमें एसपी है, समाजवादी पार्टी, हालांकि वो इसका हिस्सा है, फिलहाल उनकी 2 विधानसभा में सीटें। हाँ, परंतु कहीं ना कहीं प्रभाव जो यहाँ के अध्यक्ष है, तो उनका भी अपना एक खासा इनका के प्रभाव है। अबू आजमी का जो समाजवादी के अध्यक्ष और विधायक भी मौजूदा में। उसके बाद वंचित, और इस बार इनको लेकर भी जो अम्बेडकर के पोते, इस बार इनको लेकर भी थोड़ी लड़ाई थी अनुराग की खुद इंडिया गठबंधन में, महाविकास आघाड़ी में, कि कितनी सीटों पर आखिर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। 5 सीटें शायद वो मांग रहे थे, तो क्या वो उनका जो सेटलमेंट था वो हो पाया? देखिए, शिवसेना की बात करें, जिस गठबंधन में शिवसेना है और जिसे एमवीए कहा जाता है, उद्धव वाली शिवसेना, तो उसमें तीनों पक्ष में तो बंटवारा हो चुका था। जो 3 पक्ष थे, मेन कांग्रेस, उसके बाद आप बात कर लीजिए एनसीपी जो शरदचंद्र पवार की थी, और तीसरी बात कर लीजिए आप जो शिवसेना उद्धव की थी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो उसके बाद इन्होंने जो लगभग 20-22 सीटें, 18 से 22 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी। सीपीआईएम भी है उसमें, समाजवादी पार्टी भी है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पहले कहा था कि उनको 5 सीटें ऑफर की गई थी, 5 पर अगर वो नहीं मानते, उन्होंने कहा था अबू आजमी ने अगर हमें 5 सीटें नहीं दी गई तो हम 25 पे लड़ने का काम करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं जिस प्रकार कांग्रेस ने बड़ा दिल वहां पर दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अभी उनका सेटलमेंट हो चुका। आप देखिए, मैं दूसरी तो अनुराग, क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधान जो उपचुनाव हुए हैं, अब होंगे विधानसभा के, तो 9 सीटों पर चुनाव है, 9 सीटों पर वहां पर समाजवादी पार्टी ही सभी 9 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर दादागिरी एक तरह से कहें तो कहीं बाहरी रूप से ये देखने को मिलता है कि समाजवादी पार्टी वो दबाव बनाने की कोशिश करती है। तो क्या आप ये देखने को मिलता है कि जो प्रभाव है अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का, वो गठबंधन पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है? देखिए, गठबंधन पे तो प्रभाव पूर्ण रूप से, जिस व्यक्ति के साथ पास लोकसभा के अंदर 37 सीटें हैं, तो प्रभाव तो निश्चित रूप से देखेगा। और आप यूपी के सिनेरियो से देखें कि यूपी में समाजवादी मजबूत है। अगर आप महाराष्ट्र के सिनेरियो से देखेंगे, महाराष्ट्र के सिनेरियो से वहां पर सपा के मौजूदा 2 विधायक हैं, 2 विधायक हैं विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के। जबकि आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि उनका कोई संगठन नहीं है, और वो समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम वही सीटें मांग रहे हैं जो हम जीत रहे हैं, जो जीतने वाली सीटें, केवल हम सीटें वही मांग रहे हैं, वरना हम 25 जगहों में उतारेंगे जहां पर हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी संगठन हो। देखिए, तीसरी बात कर रहा हूँ एमएनएस की, जो राज ठाकरे है, राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे का बात ना हो महाराष्ट्र की राजनीति में, ऐसा नहीं हो सकता। राज ठाकरे ने इस बार वैसे ये तो पारिवारिक पर्दे के पीछे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 60 काटा, परंतु इस बार उन्होंने कई सीटों पर अपने 25 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी किया। और खुद ही सबसे अहम बात है कि ठाकरे परिवार जो और एक इंटरव्यू भी अनुराग वायरल हो रहा था राज ठाकरे का, जहां पर उन्होंने कहा कि 2024 में तो नहीं, लेकिन 2029 में हम ये दावा कर सकते हैं कि शायद एमएनएस का मुख्यमंत्री होगा। देखिए, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर मैं कहूंगा गठबंधन की सरकार सबकी बनती है, बिना एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर एक तरफा बहुमत नहीं मिलता। इसीलिए गठबंधन में एमपी की बात कर लीजिए, आप महायुति की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम राजनीतिक दल होते हैं। देखिए, मैं राज ठाकरे, क्योंकि इस पर इनके लड़के अमित ठाकरे चुनावी मैदान में है, तो अमित ठाकरे जब चुनावी मैदान में, तो राज ठाकरे का ये रहा कि इंसानियत कह लीजिए, फिर उनकी परंपरा कह लीजिए, कि उन्होंने जब पिछली बार 19 का विधानसभा चुनाव आदित्य ठाकरे ने लड़ा था, तो उन्होंने एमएनएस का अपना उम्मीदवार उनके खिलाफ नहीं उतारा, परंतु उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस बार उन्होंने इस सीट पर वासिम से इन्होंने इसके खिलाफ चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारते हैं। तो नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, राज ठाकरे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को भी कुछ नहीं है, अगर इनका बेटा जीत जाता है। जबकि शिवसेना, जो शिंदे की शिवसेना, उन्होंने अपना उम्मीदवार जो विधायक है उसको टिकट दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम एमएनएस को समर्थन करेंगे। मतलब मौखिक रूप से पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो अपना मूल वोट बैंक है इनको देने के प्रयास करेगी। अनुराग, हमने एमवीए की बात की, महाविकास आघाड़ी की, जहां पर कुछ हमने बात की कि समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरीके से वो सीटें मांग रही थी। दूसरी तरफ एक जो महायुति में जो गड़बड़ देखने को मिली, वो ये था कि जो
नवाब मलिक थी, उनकी सीट को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद है। देखिए, दो चीजें होती है, एक तो परिवारवाद, हाँ, दूसरा है आप जो भ्रष्टाचार। हम्म, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों की जो परिभाषा है वो अलग है, हाँ, क्योंकि परिवारवाद में गिनाने पाओ भारतीय जनता पार्टी की बात तो अजीत पवार, बिल्कुल। शिंदे साहब, उसके बाद आप कोई भी मतलब आप केंद्र में उठाकर देख देवेंद्र लीजिए, फडणवीस को, अनुराग ठाकुर से लेकर, और मैं महाराष्ट्र के सिनेरियो बात करूं, जी, देवेंद्र फडणवीस खुद परिवारवाद का उदाहरण है। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से तो इस पे तो वो चर्चा ही नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार को लेकर जिस नवाब मलिक को कहा था कि दाऊद के साथ, खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दाऊद के साथ इनकी लिंक है, आज वो उसी सरकार का हिस्सा है जिसमें जिस पार्टी गठबंधन की पार्टी से टिकट मिल जाती है। अगर उसमें तो उन्होंने कहा कि हम प्रचार करने नहीं जाए, तो प्रचार करने नहीं जाओ वो एक अलग बात है, परंतु कहीं ना कहीं आपके गठबंधन के अंदर वो पार्टी है, उसने टिकट दिया तो निश्चित रूप से ये शायद निर्दलीय लड़ रहे हैं। नहीं, एनसीपी का टिकट से लड़ रहे हैं। पहले उन्होंने 2 पर्चे भरे थे, एक इंडिपेंडेंट हाँ, एक एनसीपी जो अजीत पवार की है। तो इनका अभी इन्होंने कहा कि एनसीपी के से पर्चे से नॉमिनेशन किया है, तो अब एनसीपी के ये ऑथेंटिकेट कह लीजिए घोषित उम्मीदवार है जी। अगर इनके, और एनडीए के घोषित उम्मीदवार वो अलग है। देखिए एनडीए, अगर आप एनडीए का सिनेरियो सिर्फ गठबंधन में पॉलिटिकल पार्टी, आप उन्हें बाधित नहीं कर सकते कि आपको हमें समर्थन देना। चुनाव के बाद ये सब पार्टियां क्या पता अलग अलग हो सकती है, शिवसेना अलग, अजीत पवार अलग, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस अलग। देखिए एनडीए गठबंधन है जिसके अंदर सब पार्टियां आ जाती हैं जो अपनी विचारधारा को लेकर, फिर अपने जो विजन है, जो अपना रोड मैप है उसको लेकर। परंतु अजीत पवार के जो घड़ी का निशान है उस पे एनसीपी के अंदर अभी नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके खिलाफ जैसे आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे चुनाव से पहले, जब वो भारतीय जनता पार्टी वो जब सरकार में मंत्री होते थे, उसके बाद वो जेल भी गए, तो कई तरह के आरोप लगाए थे। परंतु अभी जब टिकट मिली तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम उनके लिए उस सीट पे प्रचार नहीं करेंगे। वही है, जब तक आपने दूसरे का लिबास पहन रखा है तब तक आप दूषित हैं, और जब आपने मेरा लिबास पहन लिया तब आप खुद बिल्कुल साफ स्वच्छ होकर देखिए वही है धोबीघाट मशीन भ्रष्टाचार को लेकर। मैं तो इसे चंगा नदी कहता हूँ। देखिए हर व्यक्ति का एक राजनीति करने का अलग है दायरा। देखिए निश्चित रूप से टक्कर सबको पता है कि जो एमवीए है और जो महायुति है, तो दोनों में सीधी टक्कर। देखिए इस बार इस चुनाव में हार जीत मायने नहीं रखती, इस बार कई राजनीतिक दलों और कई राजनेताओं का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो भी मायने रखता है कि एकनाथ शिंदे की सीटें कम अगर आई, अजीत पवार की सीटें कम, तो उनका अगला राजनीतिक भविष्य क्या होगा। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चिंता अजीत पवार की है, क्योंकि अगर सीटें कम आई उसके बाद अभी केंद्र में सरकार की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन के दौर में है। केंद्र की सरकार बदली, महाराष्ट्र के अंदर स्थिति बदली, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कई राजनेताओं के जीवन पे या फिर उनके राजनीतिक करियर पे ये कहीं ना कहीं एक ऐसी जो मुश्किल का दौर से उद्धव ठाकरे शरद पवार गुजरे, उससे गुजरने का काम करेंगे। बिल्कुल। और ये जो पूरा अनुराग क्या इस बार ये भी साफ होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा कि वहां पर अजीत गुट जो था उसको लोकसभा में अगर 5 सीटों पर वो लड़ा तो एक ही सीट उसमें से आई, और जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शरद पवार की जो एनसीपी है उसको लोकसभा में भी ज्यादा सीटें हैं और उसका स्ट्राइक रेट भी उससे बेहतर था। मैंने वो तो आपको कह दी कि ओरिजिनल की लड़ाई थी वो लोकसभा ने साबित कर दी। हाँ। अब जो विधानसभा उस पर आप कह लीजिए जो असेंबली इलेक्शन होंगे, विधानसभा को फाइनल जो टेस्टेड होगा ना वो फाइनल टेस्ट होगा इस बार ओरिजिनल का, जो आखिरी आर या पार फाइनल टेस्ट इस बार इनका। अगर इनके जो फाइनल टेस्ट था या फिर रिजल्ट कह लीजिए जो टेस्ट होगा, अगर इनके नंबर बदल जाते हैं तो ठीक किसी प्रकार पार्टी बदल जाएगी, क्या पता असली पार्टी शायद पवार के पास चली जाए और असली शिवसेना उद्धव के पास, क्योंकि नंबर जिसके पास होगा शिवसेना वो विधायक छोड़ के आएंगे, क्या पता जिस प्रकार दावा उन्होंने बोला था वैसा वो दावा बोले। अब इलेक्शन कमीशन होगा जो उसकी भूमिका कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में होगी। जब उन्होंने नंबर के आधार पर फैसला सुनाया था, तो अगर नंबर बदलता है तो उन्हें दोबारा फिर नंबर के आधार पर फैसला सुनाकर तो शिवसेना दोबारा फिर जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे तो उसका विलय वो शिवसेना में करके वो शिवसेना के वो दोबारा प्रमुख बन जाएंगे। तो राजनीति संभावना का खेल है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है राजनीति में, ये सब नंबर के ऊपर चुनाव के नतीजे पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी है अनुराग की मुख्यमंत्री को लेकर जो दौड़ है वो भी एक अलग रूप में देखी जा रही है, चाहे वो एमवीए हो चाहे वो दूसरी तरफ यहाँ पर महायुति हो। तो आप क्या देखते हैं, अगर एमवीए की जीत होती है चुनावों में तो मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगर महायुति की जीत होती है तो मुख्यमंत्री कौन? देखिए क्योंकि एकनाथ शिंदे, क्या ये सीटों पर डिपेंड करेगा कि किसको कितनी सीटें आती हैं, जिसकी सबसे ज्यादा
जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसका उतना। देखिए, सीट तो बहुत मायने रखती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट्स आएंगी तो उसके अंदर ना तो अजीत पवार की एनसीपी और ना एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मौका मिल पाएगा, वहां पर मौका मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जबकि आप इसकी बात कर लीजिए एमवीए की बात, तो एमवीए के अंदर भी वही, अगर शरद पवार को या फिर कांग्रेस को, क्योंकि इस बार लग रहा है कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, तो जो ज्यादा सीटें आती हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। उद्धव ठाकरे ज्यादा राजनीति में उतने इच्छुक नहीं कि उन्हें सीएम की कुर्सी चाहिए, ये चाहिए। हालांकि उन्हें सीएम, जब पार्टी टूटी सीएम की कुर्सी के कारण नहीं टूटी, पार्टी टूटने के अनेक कारण थे जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कैमरे के सामने अखबार में चीजों की चर्चा नहीं होती। क्योंकि अगर पार्टी उसकी वजह से सरकार की जब टूटती तो 2.5 साल बाद नहीं टूटती, तभी टूट जाती जब गठबंधन करके सरकार बनाएगी। तो क्योंकि शरद पवार का सुझाव था कि, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो पारिवारिक लेगेसी है उसमें एक और नाम जुड़कर सामने आता है, आदित्य ठाकरे। देखिए, आदित्य ठाकरे मंत्री बन सकते हैं, परंतु आप देखिए, अगर जिसके पास नंबर, मैं फिर कह रहा हूं, जिसके पास सीटों का नंबर होगा, अगर कांग्रेस के पास ज्यादा होगा तो कांग्रेस का बनेगा, शरद पवार के पास ज्यादा तो वो, वरना उद्धव ठाकरे की पार्टी तो उनका नंबर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि वो एक शालीन है और उनकी छवि ऐसी ही नहीं है कि जो आक्रामक हो, वो सबसे तालमेल वाली स्थिति में। तो इसलिए शरद पवार ने गठबंधन चलाने के लिए सीएम का के लिए, क्योंकि और किसी नाम पे कोई राजी नहीं था, तो उद्धव ठाकरे एक ऐसे नेता के रूप में उभरे। तो कहीं ना कहीं अब हर व्यक्ति चाहता है कि ज्यादा सीटें जीतेगा, लेकिन सीएम, दोनों गठबंधनों के लिए पहले सीएम जरूरी नहीं, अब उनके लिए जीत जरूरी है। जो दोनों गठबंधन बिना बहुमत के तो जीत नहीं पाएंगे, तब तो सीएम के सपने की, वही हरियाणा वाली बात है कि हुड्डा कह रहा है मैं बनूंगा, शैलजा कह रही है मैं बनूंगी, और दोनों के नायब सिंह। तो वही है ना, अगर आपके पास बहुमत ही नहीं होगा तो आप सीएम की बात कैसे करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति यही है, निश्चित रूप से इस बार मुद्दे और कहीं ना कहीं जो असली बनाम नकदी की लड़ाई का फाइनल टेस्ट। चलिए, मुद्दे की बात हुई तो अब आखिर में मुद्दे क्या क्या है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जो केंद्र में इस समय रह रहे हैं? देखिए, अगर आप मुद्दों की बात करोगे ना तो मुद्दे महाराष्ट्र या फिर किसी विधानसभा बहुत होते हैं। पहला तो किसानों की जो कर्ज माफी, सबसे ज्यादा किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या करते हैं। दूसरा, उसके बाद आप बात कर लीजिए जो मराठा आरक्षण है, बिल्कुल मराठा इसको लेकर बहुत पुरजोर तरीके से पिछले कुछ समय में आवाज उठती हुई दिखाई दी। मराठा आरक्षण को, उसके बाद आप लॉ एंड ऑर्डर भी इतना मायने नहीं रखता, परंतु अब हाल फिलहाल की जो घटना उनको देख। अच्छा अनुराग, आप ये देखते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में जब हम याद करें तो उद्धव ठाकरे के समय जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उस समय हमें कुछ ऐसी लगातार घटनाएं हुई जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे थे। लेकिन उसके बाद से क्या आप मानते हैं कि जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने लॉ एंड ऑर्डर में कुछ सुधार आया? देखिए, सुधार तो नहीं आया। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब गठबंधन में आता है तो वहां के जो स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन की कोई वो उस पर एक्शन लेने के, परंतु राजनीतिक दल उस एक्शन को रोक देते हैं, वो पुलिस प्रशासन को उस हिसाब से काम नहीं करने देते। अब हाल ही फिलहाल की घटना देखिए महाराष्ट्र में किस प्रकार की घटना हो रही है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर का सीधा सीधा फेलियर है। एक पूर्व मंत्री को, इतने बड़े नेता को गोली मार दी सरेआम उसके दफ्तर के बाहर, तो कहीं ना कहीं वो बहुत। और उससे पहले अभी जो रेप का कांड हुआ था, आप कहीं उठा के देख लीजिए, मतलब जब कहीं देखिए, राजनीति में तूफान जब आता है, जब कोई राजनीतिक हत्या होती है तो कहीं ना कोई पूरा राजनीति को चिंतित करती है। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग, इतना सब कुछ समझाने के लिए। और द पॉलिटिकल अड्डा में हम आगे भी आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भी लगातार हम पेशकश आगे भी आपके लिए द पॉलिटिकल अड्डा के रूप में लेकर आते हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, ये है नई सोच, देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।